फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। महात्मा गांधी के पुनर्पाठ के क्रम में ये चौथा एपिसोड है और इसमें हम लोग जो बात कल जहां खत्म की थी उसके आगे शुरू करेंगे। और मूल जो चिंता का केंद्र में विषय है वो जाति और वर्ण के संबंध में जो गांधी का दृष्टिकोण है। मुश्किल यह है कि जब भी इस तरह के बड़े विचारक पैदा हुए हैं तो उनके विचारों के दुरुपयोग की संभावनाएं बढ़ी हैं। उनके मरने के बाद उनके सामने भी हुआ है। गांधी के विचारों का दुरुपयोग गांधी के सामने भी लोग करते थे, लेकिन उनके मरने के बाद ये प्रक्रिया कुछ ज्यादा तेज हुई है। तो जब किसी अच्छे विचारक के विचारों का दुरुपयोग होने लगे तो ये जरूरी है कि उसे दोबारा फिर से पढ़ा जाए, और पढ़ा ही न जाए, उसकी सही परिप्रेक्ष्य में व्याख्या की जाए। हम सब लोग जानते हैं कि जाति और वर्ण का प्रश्न समाज विज्ञान के लोगों के बीच में, राजनीतिक दलों के बीच में, यंग लोगों के बीच में ये एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न रहा है। और एक जमाने में बहुत बड़ी तीखी डिबेट भी हुई है। अंबेडकर और गांधी के बीच में डिबेट हुई है, जिस डिबेट को लेकर मैं पहले बोल चुका हूं। मैं उसमें से कोई चीज रिपीट नहीं करना चाहता, वो फेसबुक में है। लेकिन जो चीज मुझे लगती है कि कायदे से रखी जानी चाहिए, क्योंकि अब एक सिरे से फिर गांधी के वर्ण और जाति संबंधी दृष्टिकोणों को लेकर एक विभ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मैं विनम्रता से एक कहना चाहता हूं कि गांधी जातिवादी नहीं थे। गांधी जाति को नहीं मानते थे। गांधी वर्णाश्रम व्यवस्था के उस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते थे जिसको कि हम लोग जानते हैं और जिसके बारे में चर्चा करते हैं। गांधी के यहां वर्णाश्रम व्यवस्था का कॉन्सेप्ट एकदम अलग है, उसका परिप्रेक्ष्य अलग है। यह सच है, गांधी ने बार बार वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में अपनी राय व्यक्त की है और उनके दर्जनों निबंध हैं, भाषण हैं जिनमें उसका जिक्र मिलता है। मैं उसमें से कुछ चीज चुन के उनके उस कॉन्सेप्ट को लेके मैं बात करना चाहता हूं। गुजरात में एक जगह मोरबी के राजा और प्रजा ने 24 जनवरी 1928 को गांधी जी को सम्मानित करने और उनका जोरदार स्वागत करने का फैसला किया, राजा और प्रजा दोनों ने। और वहां गांधी ने अपनी जो अभिव्यक्ति का जो विषय रखा वो जाति को ही रखा। कारण क्या है कि मोरबी जाति के लोगों के साथ में एक कास्ट को लेके एक टकराव गांधी के साथ में भी था। मैं उसके हिस्टोरिकल डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो बात वहां कही गई वो आज भी गांधी के संदर्भ में, और गांधी ने जो बात कही वो भारत के संदर्भ में और खासतौर पर लोकतंत्र के संदर्भ में वो आज भी प्रासंगिक है। गांधी के दृष्टिकोण की यही तो एक ब्यूटी है कि गांधी जो जब आप पढ़ते हैं तो गांधी आपको लगता है कि ये हाल फिलहाल में ही हमारे सामने से कोई चीज गुजर रही है जिस पर के बारे में बातचीत कर रहे हैं। वो गांधी के बारे में जब हम सोचेंगे और विचार करेंगे तो आप तो ये चीज पाएंगे कि गांधी आउटडेटेड नहीं है। मेन स्ट्रीम भारत की मुख्य धारा की जो केंद्रीय समस्याएं हैं, गांधी लगातार उन केंद्रीय समस्याओं से टकराते हैं। संभवतः गांधी अकेले बड़े नेता हैं जो कि
केंद्रीय समस्याओं से टकराते ही नहीं है, बल्कि उसके लिए जन आंदोलन खड़ा करते हैं, जनता के बीच में लेके जाते हैं। उनके लिए ये जाति की समस्या ये एकेडमिक डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं है। उनके लिए जाति की समस्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स का भी हिस्सा नहीं है। उनके लिए वर्णाश्रम व्यवस्था और जाति की समस्या हिंदुओं को गोलबंद करने की मुहिम का हिस्सा नहीं है। तो गांधी के जाति और वर्ण संबंधी दृष्टिकोण पर विचार करते समय यह चीज ध्यान में रहनी चाहिए, गांधी ने समूह बंद करने की राजनीति जाति और वर्ण के नाम पर नहीं की, अंबेडकर ने की। अंबेडकर ने दलित जातियों को गोलबंद किया, गांधी ने तो गोलबंद नहीं किया किसी को। और अंबेडकर ने जिस तरह से गोलबंद किया उसके परिणाम क्या निकले, कभी अंबेडकर पर डिटेल्स में बात होंगी तो हम खूब चर्चा करेंगे। मैं अंबेडकर पर जो एपिसोड कर चुका हूं, जो रेनेसां के पीरियड के संदर्भ में, उसमें मेरी वो एपिसोड आप सुन सकते हैं। तो गांधी पर बात करते समय और खासतौर पर जाति और वर्ण व्यवस्था संबंधी दृष्टिकोण पर बात करते समय यह चीज ध्यान रहे कि गांधी राजनीतिक निहित स्वार्थ से प्रेरित होकर अपने विचार व्यक्त नहीं करते थे। और यह बहुत बड़ा अंतर है गांधी और अंबेडकर के बीच में। अंबेडकर चाहते हुए भी, अंबेडकर तो जानते थे, जो अंबेडकर पंथी हैं और जो आए दिन गांधी को कोसते रहते हैं, गरियाते रहते हैं, उनसे सिर्फ एक सवाल कीजिए, जाति प्रथा को और जातियों के विकास को अंग्रेजी सभ्यता ने और ब्रिटिश शासन ने हवा दी या उसे नष्ट किया? अंग्रेजों के शासन के दौरान जितनी नई जातियां पैदा हुई, उतनी नई जातियां अंग्रेजों के आने के पहले नहीं थीं। जातियों की बाढ़ पैदा की अंग्रेजों ने। अंबेडकर किसके साथ थे? अंबेडकर ब्रिटिश शासकों के साथ थे। ब्रिटिश शासकों ने खुलेआम जाति का समर्थन किया, जाति को वैधता प्रदान की। और ऐसी स्थिति में यह एक चुनौती हमारे सामने बहुत बड़ी है। तो जब आप ब्रिटिश साम्राज्यवाद के संदर्भ में अंबेडकर की और गांधी की भूमिका को देखें, जाति और वर्ण व्यवस्था से लड़ना है तो आपको सत्ता से टकराना होगा। अंबेडकर ने सत्ता से मोर्चा नहीं लिया, गांधी ने सत्ता से मोर्चा लिया। और सत्ता से ही मोर्चा नहीं लिया, गांधी ने जो प्रभुत्वशाली वर्ग थे, जो जातियों की हिमायत करते थे, उनसे भी मोर्चा लिया। मोरवी का राजा उनमें से एक था। मोरवी के राजा ने 24 जनवरी 1928 को जब गांधी जी का सम्मान किया और स्वागत किया, तो उसने खुलेआम जाति के पक्ष में बयान दिया। गांधी ने वहीं जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए गांधी और अंबेडकर का सिरा, या जो कहें जो जाति की राजनीति का विरोध करना चाहते हैं, जो कास्टिज्म का विरोध करना चाहते हैं, जो वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध करना चाहते हैं, उनसे एक ही सवाल किया जाना चाहिए, सत्ता का विरोध किए बिना क्या जाति का उन्मूलन संभव है? तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है ये हमारे सामने, और इस चुनौती का सामना हमें करना होगा। अभी भी जो लोग कास्टिज्म के बारे में सबसे ज्यादा बोलते हैं, सत्ता की भूख, निहित स्वार्थ राजनीति की सबसे अधिक भूख उन्हीं के अंदर है। गांधी ने जब जाति और वर्ण व्यवस्था के बारे में अपनी राय दी तो गांधी का कोई निहित राजनीतिक स्वार्थ नहीं था, और यह बहुत बड़ा अंतर है। गांधी ने कोई
जातियों का समूह नहीं बनाया जो उनके पीछे लामबंद हो। न उन्होंने सवर्णों को इकट्ठा किया, न उन्होंने असवर्णों को इकट्ठा किया। गांधी के विचार हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के, हिंदुस्तान के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडा बने। तो 24 जनवरी 1928 को गांधी ने जो जाति के बारे में कहा वो बहुत ही मूल्यवान है और वो समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा जाति के बारे में, इन छोटे छोटे बाड़ों का नाश करना चाहिए। बाड़े, मुझे इस बारे में शक नहीं कि हिंदू धर्म के भीतर जातियों के लिए जगह नहीं है। आगे लिखा, सच्चे हिंदू शास्त्रों में जाति के बारे में कोई भी आधार नहीं है। आप देखिएगा, अंबेडकर खोज खोज के जाति के बारे में हिंदू शास्त्रों का उद्धरण देते हैं और गांधी जिस बात पर जोर दे रहे हैं वो किस बात पर जोर दे रहे हैं? सच्चे हिंदू शास्त्र। सच्चे हिंदू शास्त्रों में जाति के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता, जाति मिलती ही नहीं है। आगे कहते हैं जाति के बाड़ों को भूल जाइए, आज जो जातियां हैं उनका आहुतियों के रूप में उपयोग कीजिए और नई न बनने दीजिए। आप उन छोटे बाड़ों में पड़े रहेंगे तो बदबू उठेगी। डॉक्टर गड्ढे भर देने की सलाह देते हैं, जिस तरह उनमें से बदबू उठती है, मच्छर पैदा होते हैं, वे घातक साबित होते हैं, उसी तरह यह समझ लीजिए कि ये जाति के बाड़े भी मनुष्य के लिए घातक हैं। यह समझ लीजिए कि ईश्वर कभी ऐसी घातक रचना नहीं कर सकता। मैं अपने अनुभव की बात कहता हूं, अगर आप उसे मानेंगे तो सुखी होंगे। समय अपना काम करता रहता है, समय के काम में बाधा डालनी हो तो भले ही डालिए, पर यह मान लीजिए कि बाधा डालना नाहक धूल उड़ाकर अपनी ही आंखों में डालने के खेल की तरह होगा। इसी में आगे कहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। वो कहते हैं, आज दुनिया में जुदा जुदा धर्मों का मुकाबला हो रहा है। यदि हम खुले मन से देखें तो जान पड़ेगा कि हमारी जातियां तरक्की को, धर्म को, स्वराज्य को और राम राज्य को, जिसकी मैं रट लगाए हुए हूं, उस राम राज्य को रोकने वाली हैं। सब लोग जानते हैं कि गांधी जिस राम राज्य की बात करते थे वह राम राज्य का मतलब उनके लिए स्वराज्य या आज की भाषा में डेमोक्रेसी था। डेमोक्रेसी के विकास की आज सबसे बड़ी चुनौती हिंदुस्तान में कौन सी चीज है? कास्ट। कास्ट को आप एबॉलिश कर दीजिए, कास्ट के बारे में आप एक कठोर नजरिया अपनाइए, तमाम किस्म के राजनीतिक दलबंदियां बदल जाएंगी। ये मोरवी के राजा और प्रजा के सामने दिया गया जो ये वक्तव्य एकमात्र सबसे बड़ा प्रमाण है। और भी जगह जाति के बारे में, अस्पृश्यता के बारे में गांधी ने खूब लिखा है। सबसे बड़ी जो चीज लिखी है, जो बात मुझे अच्छी लगती है, जिसकी वजह से मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूं, गांधी हिंदू धर्म को मानते थे और कहते थे कि मैं हिंदू हूं, लेकिन गांधी हिंदू धर्म की सबसे तीखी और निर्मम आलोचना करते थे। गांधी इस अर्थ में कंप्लीट मॉडर्न है। जैसा कि मार्क्स कहते थे कि अगर आपको आधुनिक समाज पैदा करना है, आधुनिक चेतना पैदा करनी है, आधुनिक दृष्टिकोण पैदा करना है, तो धर्म की आलोचना से ही वह रास्ता शुरू होगा। गांधी हिंदू धर्म की सबसे तीखी आलोचना, उसके कुसंस्कारों की, रूढ़ियों की, उसकी बुरी मान्यताओं की सबसे तीखी आलोचना विकसित करते हैं। आप एक उदाहरण बताइए, आप एक उदाहरण बताइए मॉडर्न पीरियड में कि जो राजनेता जिस धर्म को मानता हो उसने उस धर्म की तीखी आलोचना लिखी हो।
क्लासिक केस है धर्म के प्रति अनालोचनात्मक दृष्टिकोण का भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म की तो आलोचना करते थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म जिसको स्वीकार किया, बौद्ध धर्म की बुराइयों की कभी तीखी आलोचना नहीं की। यह बात दीगर है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को बाद में छोड़ दिया, लेकिन गांधी और अंबेडकर के बीच में एक चीज कॉमन थी, दोनों हिंदू धर्म से आते थे। गांधी अंत तक हिंदू धर्म में रहे और अंबेडकर हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म की ओर गए और बाद में वहां से निकले। अंबेडकर मार्क्सवाद की तरफ भी गए लेकिन वहां से निकले। गांधी मार्क्सवाद की तरफ नहीं गए। मार्क्सवाद के प्रति वे क्रिटिकल थे, समाजवाद के प्रति वे क्रिटिकल थे, लेकिन वे अपने दृष्टिकोण को लेकर एकदम क्लियर थे कि अगर आधुनिक दृष्टिकोण का विकास करना है और आधुनिक मनुष्य का विकास करना है तो इसकी पहली शर्त है कि व्यक्ति जिस धर्म को रिप्रेजेंट करता है, जिस धर्म का वो सदस्य है, उस धर्म की कुरीतियों, बुराइयों, रूढ़ियों की वो खुली सार्वजनिक आलोचना करे। धर्म की आलोचना विकसित किए बिना आप आधुनिक मनुष्य का निर्माण नहीं कर सकते, आधुनिक दृष्टिकोण का निर्माण नहीं कर सकते। और यही वह जगह थी जहां से गांधी दाखिल होते थे। वो जाति की आलोचना में दाखिल होते थे, वो संस्कारों की आलोचना में दाखिल होते थे, वो वर्णाश्रम व्यवस्था की तमाम कुरीतियों को लेकर दाखिल होते थे। इसी प्रसंग में एक अन्य जो बहुत ही रोचक घटना है जिसका कि जिक्र करना जरूरी है, वो गांधी जी जब तमिलनाडु गए, तमिलनाडु के तमाम शहरों में घूमे वो, और उन शहरों में घूमने के बाद में उन्होंने एक बड़ा काम यह किया कि उन्होंने जगह जगह हिंदू धर्म से संबंधित, वर्णाश्रम व्यवस्था से संबंधित, ब्राह्मण अब्राह्मण से संबंधित अनेक वक्तव्य दिए। उन सभी वक्तव्यों को समराइज करते हुए ब्राह्मण अब्राह्मण के शीर्षक के तहत महादेव देसाई ने एक नोट तैयार किया, जिसमें गांधी जी के मूल विचार और जो तमिलनाडु में सवाल तमिलनाडु के नेताओं ने उठाए थे, उन सवालों के उत्तर गांधी जी ने दिए। मेरे ख्याल में गांधी जी के वर्णाश्रम व्यवस्था संबंधी दृष्टिकोण को समझने के लिए वो ब्राह्मण अब्राह्मण शीर्षक से जो महादेव देसाई ने नोट तैयार किया, वो नोट बहुत महत्वपूर्ण नोट है। महादेव देसाई ने इस चीज पर गांधी जी के बहाने हमारा ध्यान खींचा कि गांधी जी का जो वर्णाश्रम व्यवस्था कॉन्सेप्ट है वो क्या है। गांधी जी का वर्णाश्रम व्यवस्था का वो कॉन्सेप्ट नहीं है जिसकी कि मनुस्मृति में वकालत की गई है। गांधी जिस वर्णाश्रम व्यवस्था की बात करते हैं, यह वह वर्णाश्रम व्यवस्था है जो कि आदिम समाज में सबसे पहले पैदा हुई। यह वह वर्णाश्रम व्यवस्था है जो कि शुरू में जिसकी प्रगतिशील भूमिका थी, तब जातियां नहीं थी, सिर्फ 4 वर्ण थे। गांधी उस वर्णाश्रम व्यवस्था को प्रेज करते हैं। वो कैसी वर्णाश्रम व्यवस्था थी? उस वर्णाश्रम व्यवस्था के जो बिगनिंग का दौर है, जबकि वर्णाश्रम व्यवस्था की भारतीय समाज में प्रगतिशील भूमिका हुआ करती थी, उस प्रगतिशील भूमिका को तो स्वयं अंबेडकर ने अपने लेखन में स्वीकार किया है। कोई भी हिस्टोरियन जिसने हिंदुस्तान के इतिहास पर काम किया है, उसने बिगिनिंग में वर्णाश्रम व्यवस्था की प्रगतिशील भूमिका थी, इस पर विस्तार से लिखा है। चाहे वो रामशरण शर्मा हो, चाहे वो भीमराव अंबेडकर हो, और चाहे वो महात्मा गांधी हो। तो महात्मा गांधी का जो वर्णाश्रम व्यवस्था का कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट एक आदिम समाज व्यवस्था में जो वर्णाश्रम व्यवस्था जब शुरू हुई थी, जबकि जातियां नहीं थी, सामाजिक वैषम्य नहीं था, व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति का शोषण नहीं था, उस समय जो वर्णाश्रम व्यवस्था पैदा हुई थी, उस वर्णाश्रम व्यवस्था के कॉन्सेप्ट को और उसकी चिंताओं को गांधी मानते हैं। हम लोग करते क्या है, गांधी को पढ़ते समय हम वर्णाश्रम व्यवस्था देखते हैं तो हमको लगता है कि वर्णाश्रम व्यवस्था का मतलब वही है जो कि मनुस्मृति में लिखा हुआ है। वर्णाश्रम व्यवस्था का मतलब वही है जो कालांतर में विकसित हुआ है। जी नहीं,
गांधी के यहां वर्णाश्रम व्यवस्था वह नहीं है जिसका के हमारे धर्मशास्त्र ने, पुराणों ने, मनु ने प्रचार किया है। गांधी के यहां वर्णाश्रम व्यवस्था का वही अर्थ नहीं है जिस वर्णाश्रम व्यवस्था को लेकर बड़े पैमाने पर अंबेडकर ने लिखा है। गांधी आदिम समाज में जो वर्णाश्रम व्यवस्था, जिससे कि हम श्रम विभाजन कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, यह आदिम श्रम विभाजन की जो अवस्था थी, उस कॉन्सेप्ट को गांधी मानते हैं और वो सारी जिंदगी मानते हैं। और गांधी ही नहीं मानते, जो भी इतिहास को रैशनली पढ़ेगा, हिंदी के लोग हैं वो पढ़ें राहुल संकीर्तन को। राहुल संकीर्तन ने खूब लिखा है कि आदिम समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था कैसी थी और उसमें किस तरह से लोग रहते थे। आदिम समाज में अनटचेबिलिटी नहीं थी। आदिम समाज में लिंग भेद को लेकर उत्पीड़न नहीं था। और जो सरल ढंग से पढ़ना चाहते हैं वो बोलगा से गंगा राहुल संकीर्तन की किताब पढ़ सकते हैं। दूसरी किताब है राहुल संकीर्तन की, जिसे पढ़ के सीख सकते हैं, वो है मानव समाज। तो गांधी की जो वर्णाश्रम व्यवस्था की जो धारणा है, वह धारणा आदिम युग में जो सबसे पहले वर्णाश्रम व्यवस्था पैदा हुई एक श्रम विभाजन के तौर पर, उस कॉन्सेप्ट को वो मानते हैं। उसके बाद में जो उसमें चेंजेज हुए, जो अमेंडमेंट हुए, उनको गांधी नहीं मानते। ये वो अनेक दर्जनों भाषणों में उन्होंने ये बात कही है। एक और चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, गांधी ने कभी भी अपनी पूरी लाइफ में वर्णाश्रम व्यवस्था के पक्ष में न तो कैंपेन चलाया न भाषण दिया। तो गांधी जानते थे कि वर्णाश्रम व्यवस्था का जो समाज में कालांतर में विकास हुआ, उसमें अनेक विकृतियां आई और उन विकृतियों से ही अनटचेबिलिटी पैदा हुई, जातियां पैदा हुई और तमाम चीजें पैदा हुई। अब मैं उस डिबेट की तरफ आना चाहता हूं जो कि तमिलनाडु के लोगों के साथ गांधी जी ने की थी। और गांधी जी ने इस बात को बहुत ही अच्छे ढंग से, वर्णाश्रम व्यवस्था के सवाल को, जो कि वहां बड़े तीखे ढंग से उठाया गया, ये प्रश्नोत्तर के तौर पर, उसमें जो उत्तर दिया, यानी ये यंग इंडिया में 24 नवंबर 1927 को ये ब्राह्मण अब्राह्मण के शीर्षक से ये डिबेट पूरी छपी है। इस प्रसंग में एक और महत्वपूर्ण चीज जो गांधी जी को पढ़ते हुए मेरे हाथ लगी, अब तक मैं नहीं जानता था, ये जो ब्राह्मणवाद शब्द है ना, ये ब्राह्मणवाद शब्द का चलन तमिलनाडु से आया है। तमिलनाडु में जो सवर्ण असवर्णों का जो टकराव और अंतर्विरोध पैदा हुआ और जो डिबेट पैदा हुई, तो जो अभी हिंदी में खूब प्रचलन है ना ब्राह्मणवाद पदबंध का, वो पदबंध उत्तर भारत की देन नहीं है, उत्तर भारत के किसी भी विमर्श की देन नहीं है। चूंकि दक्षिण भारत में ब्राह्मणवाद की खूब चर्चा हुई, और दिलचस्प बात बता रहा हूं आपको, दक्षिण भारत में जब आलवार संतों ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें दलित भी थे, गैर दलित भी थे, और बहुत महान भक्ति आंदोलन था वो। दिलचस्प बात यह कि भक्ति आंदोलन के कवियों ने ब्राह्मणों पर अटैक करते हुए कभी कुछ नहीं लिखा। दक्षिण के भक्ति आंदोलन के टारगेट पर ब्राह्मण थे ही नहीं, जबकि उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन जो 12वीं-13वीं शताब्दी में जो शुरू होता है, उस भक्ति आंदोलन के निशाने पर ब्राह्मण थे।
गांधी दो किताबों से सबसे ज्यादा प्रभावित थे। एक थी श्रीमद् भगवत गीता और दूसरी थी तुलसी की रामायण। और तुलसी की रामायण उसी जमाने में लिखी गई जबकि ब्राह्मणों के खिलाफ में सबसे तेज क्रिएटिव मुहिम, सर्जनात्मक मुहिम उत्तर भारत के संत कवियों ने शुरू की थी। दक्षिण भारत में तो ब्राह्मण निशाने पर थे ही नहीं। तो जब वहां उनसे सवाल पूछे गए गांधी जी से, तो गांधी जी ने जो उत्तर दिए, और वो ब्राह्मणवाद के संदर्भ में सवाल पूछे गए कि ब्राह्मणों के वर्चस्व के संदर्भ में सवाल पूछे गए, तो गांधी जी ने जो कहा वो पहले उसे समझने की जरूरत है। गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि उत्तर भारत में ब्राह्मणों ने जो दशा अपनाई है उस पर विचार नहीं करना चाहिए। उत्तर भारत में ब्राह्मणों का जो दर्जा है वह उन्हें अब्राह्मणों ने प्रदान किया है, उसका अपना कोई स्वतंत्र दर्जा नहीं है। तथ्य तो यह है कि उत्तर और पश्चिम भारत में इस बात का विचार किया ही नहीं जाता कि कोई नेता विशेष ब्राह्मण है अथवा अब्राह्मण है, बल्कि देखा यह जाता है कि वह नेतृत्व कर सकता है या नहीं, अनकोट। समस्या यह थी, बहुत छोटी सी समस्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कि तमिलनाडु के कई जो गांधी आश्रम थे उसमें जो खादी बुनने का काम करते थे उसमें ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा थी। तमिलनाडु के जो लोग थे उन्होंने ये बात उठाई कि आप तो ब्राह्मणों के पक्षधर हैं, इसलिए आपके यहां खादी बुनने का ज्यादातर लोग काम करते हैं वो ब्राह्मण है। गांधी जी ने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि नहीं, वो इसलिए नहीं रखे गए कि वो ब्राह्मण, बल्कि वो इसलिए कि वो फ्री में काम कर रहे हैं, मुफ्त में काम कर रहे हैं। खादी का ब्राह्मणत्व से और ब्राह्मणवाद से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि यह गलत धारणा है आपकी। आप उत्तर भारत को केंद्र में रख के बात मत कीजिए। आपको हिंदुस्तान की राजनीति का ज्ञान नहीं है। तो उत्तर भारत में ब्राह्मणों के पास में जो दर्जा है वह किसने प्रदान किया है? जो अब्राह्मण थे, जो गैर ब्राह्मण थे, उन्होंने ही उन्हें ये महान बनाया है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में तो ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारी जगह ऐसा नहीं है। गांधी जी ने साफ कहा उत्तर और पश्चिम भारत में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो पॉलिटिकल लीडरशिप ऐसे लोगों के हाथ में है जो कि ब्राह्मण नहीं है, बल्कि स्थिति है कि गैर ब्राह्मण है लीडरशिप में और सभी जाति के लोग उनका समर्थन करते हैं। तो आपका यह कहना कि राजनीति में ब्राह्मणों का वर्चस्व है, ब्राह्मणवाद का वर्चस्व है, यह गलत है। अब वो जो बुनियादी प्रश्न लोगों ने पूछा उनसे कि आप वर्ण का समर्थन करते हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था का, तो गांधी ने जो उत्तर दिया वो सुने आप। वो शानदार उत्तर है। गांधी ने कहा वर्ण का अर्थ है मनुष्य के धंधे या पेशे का पूर्व निर्धारण। वर्ण का नियम यह है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी आजीविका कमाने के लिए अपने बाप दादों के पेशे को ही अपनाएगा। प्रत्येक बच्चा स्वभाव तो अपने पिता के ढंग पर चलता है या अपने पिता के पेशे को चुनता है। अतः वर्ण एक प्रकार से आनुवंशिकता का नियम है। वर्ण कोई ऐसी चीज नहीं है जो हिंदुओं पर थोप दी गई है, बल्कि जो लोग हिंदुओं के कल्याण के न्यासी थे उन लोगों ने हिंदुओं के लिए इस नियम की खोज की थी। आगे कहते हैं वो, वर्ण का जाति से कोई वास्ता नहीं है। अस्पृश्यता की भांति जाति भी हिंदू धर्म में अपवृद्धि है, यानी कुसंस्कार है। जिन अपवृद्धियों का आग्रह किया जाता है वे हिंदू धर्म का कभी अंग नहीं थी। आगे लिखा, उन लोगों से कहा उन्होंने कि इन अपवृद्धियों के विरुद्ध जितना मन चाहे उतना संघर्ष कीजिए। वर्ण की खाल ओढ़कर घूमने वाले जाति प्रथा के दानों का नाश कीजिए। वर्ण की इसी विडंबना ने
हिंदू धर्म और भारत का पतन किया है। हमारी आर्थिक और आध्यात्मिक दुर्दशा का मुख्य कारण ही यह है कि हमने वर्ण धर्म का पालन करना बंद कर दिया है। वो जो आदिम अवस्था में जो वर्ण था, जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर थी, श्रम विभाजन था, लेकिन जाति नहीं थी, भेदभाव नहीं था, एक दूसरे का शोषण नहीं था। गांधी ने कहा है कि बेरोजगारी और गरीबी का भी एक कारण है अस्पृश्यता तथा लोगों द्वारा हिंदू धर्म छोड़ने की जो घटनाएं वे इसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर गरीबी और बेरोजगारी ना हो, और गरीबी और बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि आपके यहां अनटचेबिलिटी है। अगर आप अनटचेबिलिटी खत्म कर दें, गरीबी और बेरोजगारी खत्म कर दें, तो लोग हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में न जाएं। गांधी आगे कहते हैं, मूल वर्ण धर्म ने पतित होकर आज जो दानवी रूप प्राप्त कर लिया है और जो दानवी प्रथाएं चल पड़ी हैं, उससे अवश्य लड़िए, लेकिन मूल वर्ण धर्म से मत लड़िए। ये कहना कि वर्णाश्रम व्यवस्था गलत है, ये ठीक नहीं, क्योंकि ओरिजिनली वर्णाश्रम व्यवस्था की एक प्रगतिशील भूमिका थी। अब वो जो बात मैंने शुरू में आपसे कही कि गांधी को पहली बार ये चीज वहां से, ये जो ब्राह्मणवाद वाली जो पॉलिटिक्स है, ब्राह्मणवाद वाला जो पदबंध है, ब्राह्मण और अब्राह्मण के बीच का जो कैटेगराइजेशन है पूरे तमिलनाडु में, जो कि पूरे देश में फैल चुका है, गांधी इसको सबसे पहली बार नोटिस लेते हैं और अपने वक्तव्य में कहते हैं। वो कहते हैं, आपने हिंदू धर्म को दो शिविरों में विभाजित कर दिया है, बल्कि भारत को ही ब्राह्मणों और अब्राह्मणों में विभाजित कर दिया है, और अब्राह्मणों में मुसलमान और ईसाई भी शामिल हैं। अनकोट। अगर ब्राह्मण और अब्राह्मण के बीच में डिवीजन कर दिया जाएगा, एक तरफ ब्राह्मणवाद होगा और एक तरफ सब गैर ब्राह्मण होंगे। गांधी जी ने एक प्रश्न की तरफ ध्यान खींचा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। गांधी ने कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण यह था कि वहां योग्यता और निर्योग्यता का प्रश्न महत्वपूर्ण था। ब्राह्मण योग्य है या निर्योग्य है? तो अब महत्वपूर्ण क्या हो गया? महत्वपूर्ण योग्यता और निर्योग्यता नहीं है, महत्वपूर्ण है जाति। और ये जाति जो है वो अब हर जगह प्राइमरी है, योग्यता प्राइमरी नहीं है। जबकि जब डिवीजन ऑफ लेबर पहली बार हुआ तो उसमें योग्यता प्राथमिक थी। श्रम के आधार पर, श्रम के गुण के आधार पर, कर्म के कौशल के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इसका विभाजन किया गया था। गांधी जी ने से पूछा था कि आपको ये वर्णाश्रम व्यवस्था का कॉन्सेप्ट कहां से मिला। गांधी जी ने साफ डिनाई किया कि वो मनुस्मृति में और मनु ने जो कहा है वो उसे नहीं मानते, बल्कि वे श्रीमद् भगवद गीता में जो वर्णाश्रम व्यवस्था का कॉन्सेप्ट है उसे मानते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था का कॉन्सेप्ट जो श्रीमद् भगवद गीता में है और जो मनु के यहां है वो दोनों अलग हैं। तो भगवत गीता में इस बात पर जोर है कि वर्ण का आधार जो है वो गुण है और कर्म है, जन्म नहीं। मनुस्मृति में जन्म के आधार पर वर्णाश्रम व्यवस्था है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में कर्म और गुण के आधार पर वर्णाश्रम व्यवस्था है। तो गांधी का जो कॉन्सेप्ट है वो श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि जन्म महत्वपूर्ण नहीं है, गुण और कर्म महत्वपूर्ण है। मुश्किल यह है कि ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था को लेके जो एक तरह से जो लेखन है वो सोशल साइंस में भी है, वो दूसरी जगह भी है। इसमें एकमात्र अपवाद स्वरूप जो सबसे महत्वपूर्ण लेखन है, जिसको कि मैं प्रेज करता हूं अभी भी, वो रामचरण शर्मा का है। वो जो उनकी रिसर्च थी, पीएचडी थी, शूद्रों का इतिहास कायदे से पढ़ी जानी चाहिए।
तो ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था को जन्म के आधार के साथ जोड़कर देखने की जो पद्धति विकसित हुई, गांधी इसको स्वीकार नहीं करते। गांधी ने साफ कहा कि अस्पृश्यता निवारण से यदि वर्ण का नाश होता हो तो उन्हें कोई दुख नहीं होगा। गांधी ने यह भी कहा, कोट, वर्ण धर्म का बचाव करने के लिए कहीं नहीं गया हूं। लोगों ने वर्ण पर खूब हमले किए, अंबेडकर ने खूब हमले किए, लेकिन गांधी ने कभी भी वर्णाश्रम व्यवस्था के पक्ष में कभी कोई बयान नहीं दिया। वो कभी नहीं गए। गांधी ने कहा कि हमने 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव गांधी ने जो कांग्रेस के लिए तैयार किए थे, 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो कांग्रेस के और भारत के लिहाज से माइलस्टोन प्रस्ताव हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान की तकदीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वो क्या थे? पहला था खादी, दूसरा हिंदू मुस्लिम एकता और तीसरा था अस्पृश्यता निवारण। और ये तीनों चीजें गांधी के स्वराज के कॉन्सेप्ट का मूलाधार है। गांधी ने कहा, कोट, मैंने चौथे स्तंभ के रूप में वर्ण धर्म की स्थापना की बात कभी नहीं कही है, इसलिए आप मुझ पर वर्णाश्रम धर्म पर गलत जोर देने का आरोप नहीं लगा सकते। जब गांधी से लोगों ने लगातार सवाल ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणवाद की हिमायत में उनके संदर्भ को लेकर किए गए, तो गांधी ने फिर एक जगह उसका प्रतिवाद करते हुए कहा, कोट, आपसे मुझे इतना ही कहना है कि बुनियाद को नष्ट मत कीजिए। ये कर्म और गुण के आधार पर जो डिवीजन ऑफ लेबर जो वो आदिम समाज में पैदा की गई थी, आप इसे नष्ट मत कीजिए। हम उसे शुद्ध करने की कोशिश करें, इसके बजाय आप एक नया धर्म देने की कोशिश कर रहे हैं जिसे अपनाने के लिए कोई तैयार नहीं। ब्राह्मणवाद हिंदू धर्म का पर्याय है। इसका अर्थ यह हुआ कि हिंदू धर्म के लिए हमारे पास जो एकमात्र शब्द था ब्राह्मणवाद, अर्थात ब्रह्म विद्याधर, इसे नष्ट करने की कोशिश में आप हिंदू धर्म को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्राह्मण यदि आपके अधिकारों का अतिक्रमण करे तो आप उसके साथ 1-1 इंच पर लड़िए और उसे सुधारने की कोशिश कीजिए, लेकिन हर ब्राह्मण को गाली देने से कोई फायदा नहीं है। ब्राह्मण भी कई ढंग के हैं। एक ब्राह्मण कट्टर सुधारवादी है, दूसरा सुधारों का विरोधी है। आपको अच्छे से अच्छे सुधारक ब्राह्मण को अपने पक्ष में करना चाहिए। उनकी सहायता से अपने कार्यक्रम के रचनात्मक अंग को कार्यान्वित कीजिए, इससे ब्राह्मण और अब्राह्मण दोनों का कल्याण होगा। अनकोट। मैं इस प्रसंग में सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा कि अंबेडकर ने इस सलाह पर निश्चित तौर पर काम किया। अंबेडकर ने उन तमाम किस्म के ब्राह्मणों को जो समाज सुधार के पक्ष में थे, ज्योतिबा फुले ने उन तमाम किस्म के समाज सुधार के पक्षधर ब्राह्मणों को अपने साथ लिया। महाराष्ट्र में यह हुआ, बड़े पैमाने पर हुआ। महाराष्ट्र में जो अंबेडकर और ज्योतिबा फुले का जो आंदोलन खड़ा हुआ, उस आंदोलन में ब्राह्मणों की सक्रिय हिस्सेदारी थी, बल्कि प्रगतिशील ब्राह्मणों की हिस्सेदारी के बिना यह संभव ही नहीं था। तो गांधी जी की अपील का असर अंबेडकर पर देखा गया। गांधी जी आगे कहते हैं, सुधार विरोधियों से लड़िए और उनसे कह दीजिए, यदि आप धन और सत्ता के पीछे भागेंगे। सुधार विरोधी कौन लोग हैं? किस तरफ रहते हैं वो? धन और सत्ता के पीछे। सुधार विरोधियों से लड़िए और उनसे कह दीजिए, यदि आप धन और सत्ता के पीछे भागेंगे और यदि आप विद्वान नहीं हैं और हमें सच्चे धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते, तो हम आपको ब्राह्मण नहीं कहेंगे। आप सुधार के लिए जोरदार आंदोलन कीजिए। आप उन स्कूलों और मंदिरों का बहिष्कार कीजिए जो अब ब्राह्मणों के प्रति भेद बरतते हैं। आपका आग्रह हो पुजारियों का चरित्र शुद्ध हो, वे विद्वान हो और उनमें सांसारिक इच्छाएं न हो। यदि पुराने मंदिरों में अस्पृश्यों के प्रवेश का निषेध हो
तो आप नए मंदिर बनवाइए, अनकोट। एक और चीज है जो कि इस बीच में बहुत तेजी से उभरी है, वो ये कि इस पूरी की पूरी डिबेट में, वर्ण और जाति वाली डिबेट में, जीवन शैली, खान पान के प्रश्न एक साथ आ गए। गांधी ने इस पर भी अपनी राय दी और बहुत शानदार राय दी। गांधी ने कहा, फिर एक सवाल खाने पीने का है। मैं किसी के साथ इस आधार पर झगड़ा नहीं करूंगा, लेकिन जिस समारोह में दो वर्गों के बीच भेद किया गया हो, उस समारोह का बहिष्कार करूंगा। इसके अलावा मैं अस्पृश्यों के साथ भाईचारा रखूंगा और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा कि सगे भाई के साथ। मैं जाति और बिरादरी की बीमारियों को तोड़कर चूर कर दूंगा, अनकोट। अब ये सारी की सारी चीजें, यानी जाति और वर्ण के संदर्भ में जो गांधी के जो ये विचार हैं, इस विचार को अगर आप ध्यान से देखें और इसका थ्रस्ट एरिया यानी मुख्य जोर किस बात पर है? मुख्य जोर इस बात पर है कि किसी भी तरह से समाज में जाति के नाम पर, वर्णाश्रम व्यवस्था के नाम पर जो भेद पैदा किया गया, उस भेद को खत्म किया जाए। जो अस्पृश्यता पैदा की गई है, उस अस्पृश्यता को खत्म किया जाए। गांधी की एक टिप्पणी है जो ये लास्ट अभी इस समय फिलहाल में कह के मैं बात खत्म करूंगा। मैं वो अस्पृश्यता के शीर्षक से ही है और ये नवजीवन में 17 जुलाई 1921 में छपी थी। इसमें वो कहते हैं, और ये हमारे एटीट्यूड, जो शास्त्र संबंधी एटीट्यूड है ना, जो शास्त्रों में क्या लिखा है। गांधी ने लिखा, हम शास्त्र का अर्थ करने की झंझट में इतना ज्यादा फंस गए हैं कि हमने धूल का धान करने की बजाय धान की धूल कर दी है। हम चावल को छोड़कर छिलके से चिपट गए हैं। हमने मक्खन छोड़ दिया और बेस्वाद मट्ठे के पीछे दौड़ रहे हैं। मेरे पास जो पत्र हैं उनसे पता चलता है कि अब हम ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें हमें गीत नहीं गाने हैं बल्कि काम करना है। वर्ण 5 नहीं 4 हैं। अस्पृश्यता संयम नहीं बल्कि क्रूरता है। कोढ़ से पीड़ित लोगों को स्पर्श करने से आत्मा अशुद्ध नहीं होती, उल्टे यदि उनका स्पर्श सेवा भाव से किया जाए तो वह ऊंची उठती है। भंगी की सेवा करना धर्म है। रोग से पीड़ित भंगी की शुश्रूषा पहले करना दया है। भंगी ने मैला उठाया हो तो स्नान करना शौच क्रिया है, यह आवश्यक है। किंतु यदि नहाए तो उससे उसका अधःपतन नहीं होता। आवश्यकता होने पर भंगी को स्पर्श न करने में पाप हो सकता है। जो भंगी नहा धोकर आया है उसे आदर पूर्वक अपने पास बैठाना पाप है, और जो लोग ये मानते हैं कि भंगी को छूना पाप है, यह उनका अज्ञान है। अंत में एक सिर्फ छोटा सा एक लाइन, वर्णाश्रम व्यवस्था क्या है। गांधी का एक बहुत विशाल लेख है जिसकी चर्चा बाद में हम कभी करेंगे, हिंदू धर्म शीर्षक से। उसमें वर्णाश्रम व्यवस्था की व्याख्या उन्होंने की है विस्तार से। उससे सिर्फ एक लाइन और यह कह के बात खत्म हो जाएगी। यह हिंदू धर्म शीर्षक से जो लेख है, यह लेख यंग इंडिया में 6 अक्टूबर 1921 में छपा। गांधी कहते हैं, कोट, वर्णाश्रम का मतलब है आत्मसंयम, शक्ति का रक्षण और उसका सुव्यवस्थित उपयोग। अनडिस्प्यूटेडली वर्णाश्रम व्यवस्था की जो प्रचलित धारणाएं थी, कॉन्सेप्ट थे, अर्थ थे, सबको एक सिरे से गांधी रिजेक्ट करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, गांधी कहते हैं वर्णाश्रम का मतलब है आत्मसंयम, शक्ति का रक्षण और उसका व्यवस्थित उपयोग। और ये जो चीज है, ये चीज अपने आप में गांधी के जो वर्णाश्रम संबंधी जो दृष्टिकोण है उसको साफ करने के लिए काफी है।
तो जो लोग गांधी के खाते में वर्णाश्रम व्यवस्था को डाल रहे हैं वे गांधी को बिना पढ़े कर रहे हैं, और हमारे यहां अनपढ़ लोग गांधी के बारे में आधिकारिक तौर पर बोल रहे हैं। और अगर ये अर्थ जो कि मैंने आपसे कोट किया और मैंने आपको रेफरेंस बताया है, ये बहुत महत्वपूर्ण रेफरेंस है, ये उसमें वर्णाश्रम व्यवस्था की बहुत सारी चीजें गांधी ने डिस्कस किए, लेकिन जो एसेंस है जहां से वर्णाश्रम व्यवस्था को देखते हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था का मतलब क्या है, इसके बाद में वे सारे तर्क जो गांधी के खिलाफ में खड़े किए गए कि वे जाति के पक्ष में, वर्ण के पक्ष में, वे सारे तर्क खारिज होते हैं। आज फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।